हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है जे एक्सप्रेस सीरीज का। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि सीरीज में पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम इरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार अब हम चल रहे हैं अपना लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने, जो कि है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है और ये करने की हमें क्या जरूरत आ गई, तो ये अब हम समझेंगे। तो देखो, सपोज सबसे पहले हम बात करें। सपोज एक इस तरह की सर्कुलर रोड है जो कि बैंक नहीं है, नॉर्मल प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन टाइप की सर्कुलर रोड है और इस रोड पे कोई तो गाड़ी यहाँ से ऐसे चल रही है जो कि इस पर इस तरीके से टर्न हो रही है। सपोज ये एक गाड़ी है जो इस पर चल रही है। तो अब तुम एक बात बताओ, जब ये इस रोड के कर्वेचर पे इस तरीके से टर्न कर रही होगी, है ना, तो अगर मैं इसी के फ्रेम में बैठ जाऊं और मैं एनालिसिस करूं तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी जो कि तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जो कि होगी तुम्हारी एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ये गाड़ी टर्न करे और ये स्लिप ना करे और इस पूरे ट्रैक पर टर्न कर जाए, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना, जो कि इस एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर दे और ये गाड़ी जो है विदाउट स्लिपिंग रोटेट कर जाए। बट मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस प्ले, तुम्हारा ये जो इस गाड़ी की जो ये रोड है ये फ्रिक्शनलेस है ना, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा। तब तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इसको इधर आके ले जाएगा, तो ये इसमें टर्न तो नहीं कर पाएगी, फिर स्लिप कर जाएगी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं बैंकिंग, है ना। तो बैंकिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, सपोज ये तुम्हारी रोड थी इस तरीके से, इसको हम कुछ एंगल थीटा पे इस तरीके से इंक्लाइन कर देते हैं। तो इसको हमने उठा दिया। तो अब इससे फायदा क्या होगा, ये रोड को हम ऐसे ले गए उठा करके। इससे फायदा ये होगा कि सपोज ये तुम्हारी कार है ना, तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी वो तो तुम्हारी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस पर इसका वेट लग रहा था नीचे की तरफ, ये वैसे ही है, क्योंकि इस फिगर में तुम इस तरीके से दिखा सकते हो एम जी अंदर की तरफ। और इसकी वजह से एक नॉर्मल आएगा, जो नॉर्मल पहले तो ऐसा था, है ना, अपोजिट बिल्कुल। बट अब नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, क्या वो ये नहीं हो जाएगी क्योंकि सरफेस तुम्हारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगी। ठीक है। जब तुम ऐसा करोगे तो इस नॉर्मल के बेसिकली अब तुम्हारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इस हिसाब से तुम्हारा ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे नॉर्मल के, एक ये ऊपर की तरफ आ रहा है एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। तो अब हुआ क्या, बैंकिंग से फायदा ये हुआ तुम्हारा सबसे बड़ा, कि यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो इस एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस आउट करने वाला कोई नहीं था, तो ये गाड़ी इस पर बिना स्लिपिंग के टर्न कर ही नहीं सकती थी। बट अब बैंकिंग के बाद भले फ्रिक्शन हो ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो गए हैं, एक ये एन कॉस थीटा, एक एन साइन थीटा। इसमें से एन कॉस थीटा तुम्हारे वेट को बैलेंस कर रहा है और एन साइन थीटा जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस आउट कर सकता है। तो अगर ये एन साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस आउट कर देगा तो गाड़ी बिना स्लिपिंग के यहाँ से मूव कर जाएगी, मतलब तुम्हारी टर्न कर जाएगी। तो फॉर टर्निंग, है ना, विदाउट स्लिपिंग, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम एम वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट ओवर जी आर tan थीटा। तो ये v वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी तो तुम्हारी गाड़ी बिना स्लिपिंग के यहाँ पर आराम से टर्न ले लेगी फॉर बैंकिंग एंगल थीटा। इसको हम बोलते हैं बैंकिंग एंगल। ठीक है। तो जितने एंगल पे हमने बैंक किया है उसको हम बैंकिंग एंगल कहते हैं। अगर ये बैंकिंग एंगल बढ़ाओगे तो ये परमिसिबल स्पीड भी तुम्हारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा स्पीड रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि जनरली तुम्हारे जो रेस ट्रैक्स होते हैं, अगर तुम ये नैस्कर वगैरह रेस वगैरह फॉलो करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए
तो जो रेस ट्रैक होता है वो ज्यादातर ऐसे स्लैंट क्यों बनाया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई स्पीड पे गाड़ियां चलानी होती है। तो जितना ज्यादा ये थीटा होगा उतना ज्यादा तुम्हारी वी की परमिसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो उतनी ज्यादा वी पर तुम्हारा सर्कुलर मोशन आराम से हो पाएगा। तो ये इसलिए हम ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी easily performed on a bank track विदाउट फ्रिक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी, कि विदाउट फ्रिक्शन भी तुम इस पर आराम से सर्कुलर मोशन करा सकते हो विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है भाई, और यहीं से लिख सकते हो स्पीड के बारे में, ये जो वी स्पीड लिखी है इसके बारे में। इफ बैंकिंग एंगल इज थीटा, ठीक है, सर्कुलर मोशन देन सर्कुलर मोशन इज टू बी डन विद दिस स्पीड। तो अगर तुम्हारा यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है और तुम इस स्पीड से सर्कुलर मोशन करते हो, तो ये परफॉर्म आराम से तुम कर सकते हो। बट क्या होगा अगर तुम स्पीड से ज्यादा स्पीड ले लो तो? अगर ज्यादा स्पीड लोगे तो ये जो वैल्यू है तुम्हारी एन साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगी, और फिर ये स्लिपिंग आराम से हो जाएगी। ठीक है, और इधर की तरफ एक नेट फोर्स आ जाएगा जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन नहीं पॉसिबल होगा। दूसरा, अगर तुम स्पीड कम करते हो तो इधर की तरफ फोर्स बढ़ जाएगा फॉर सेम दिस एंगल थीटा, अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो स्पेसिफाइड दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड। बट अगर मान लो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, तब क्या एक सिंगल वैल्यू परमिसिबल होगी, या अब हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज मिल सकती है? तुम खुद सोचो। तो होगा क्या, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर हम इसकी वैल्यू, अगर फ्रिक्शन अलाउड है ना, फ्रिक्शन यहाँ पर मतलब इसका कुछ म्यू है जो कि नॉन जीरो है, फ्रिक्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो उस केस में अगर यही और इसी एंगल थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम v की यही वैल्यू रखते हैं रूट ओवर जी आर टेन थीटा, तो इस वैल्यू के लिए तो तुम्हारा फ्रिक्शन हो के भी यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सारी फोर्सेस बैलेंस आउट हो जा रही है। बट अब मैं सपोज इस v को जी आर टेन थीटा रूट ओवर जी आर टेन थीटा से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो v बढ़ेगा। ठीक है, v बढ़ेगा तो ये कम पड़ेगा, तो हमें इधर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगी। तो फ्रिक्शन तुम्हारा किधर किधर लग सकता है? फ्रिक्शन जो है तुम्हारा वो या तो या तो यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे लग सकता है या फिर ऐसे लग सकता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। और अगर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। बट हम कह रहे हैं अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं, वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे तो इधर की तरफ नेट फोर्स हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम चाहिए तो हमें किधर की तरफ फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट चाहिए, इधर। तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। फिर एक वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की भी, मैक्सिमम वैल्यू, जब अपनी पूरी पावर लगा देगा और उसके बाद भी हम v की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन अपनी पूरी पावर लगा देगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू v की मिलेगी। जिससे ज्यादा अगर हम v को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन और ये एन साइन थीटा, फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट इधर आएगा, ये और ये एन साइन थीटा मिल करके भी इसको नहीं रोक पाएंगे, और फिर से तुम्हारा सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें एक v की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिर यहीं पे देखो, अगर हम v को घटाएंगे तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगी। तो अब हमें क्या चाहिए? फ्रिक्शन का कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में चाहिए ताकि जो है बैलेंस आउट कर सके। तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ताकि उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आए। फिर ये कंपोनेंट और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर जब मिल करके एन साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम ताकत लगा देगा। तो उस टाइम पे तुम बोलोगे कि हमने इसको मैक्सिमम कम कर दिया है, मतलब जितना कम करते थे कम से कम कर लिया है। इससे कम करेंगे तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत मिला करके और इसको जोड़ करके भी एन साइन थीटा जो है भारी पड़ेगा, और फिर से तुम्हारा मोशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमें v की एक रेंज मिल जाएगी मिनिमम से मैक्सिमम। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने तुम्हें समझा दी। अब मैं तुम्हें बना करके दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो आओ देखते हैं। तो बेसिकली यही, हमने रोड को बैंक कर रखा है एट एन एंगल थीटा, इस तरीके से। तो सपोज कोई पार्टिकल जो हमने तुम्हें दिखाया था, तो अब मैं सीधा कंपोनेंट के फॉर्म में नॉर्मल नॉर्मल लिख रहा हूँ। एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, ठीक है,
एम जी और एम वी स्क्वायर बाई आर। तो v को रूट ओवर जी आर टेन थीटा के लिए तो ये सारी फोर्सेस बैलेंस थी। अब हमने जब v को बढ़ाना शुरू किया तो हमें v को बढ़ाएंगे, v को हम बढ़ा रहे हैं तो हम एक v की मैक्सिमम वैल्यू तक आएंगे। मैक्सिमम वैल्यू पर होगा कि जब हम v को बढ़ाएंगे तो मैंने तुम्हें बताया था, तो ये फोर्स नेट नेट बढ़ेगी इधर की तरफ, तो हमें एक फोर्स इधर की तरफ चाहिए, तो हम फ्रिक्शन बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। उसका एक कंपोनेंट हमें यहाँ मिल जाएगा और एक कंपोनेंट हमें यहाँ मिल जाएगा। तो हम फ्रिक्शन को अब हम ऐसे लगाएंगे इस केस में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें काफी जितना हो सकता था अपने तरीके से समझा दिया है। तो फ्रिक्शन को ऐसे लगाएंगे, तो फ्रिक्शन की एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो हम इसको कह सकते हैं एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हम बोलेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है। तो फ्रिक्शन बढ़ेगा जैसे जैसे अब देखो, ठीक है। पहले जब रूट ओवर जी आर टेन थीटा था तो एम वी स्क्वायर बाई आर एन साइन थीटा के बराबर था। अब हमने वी को बढ़ाना शुरू किया तो इधर की तरफ नेट फोर्स बढ़ेगा, तो हम यहाँ इसके साथ साथ फ्रिक्शन इसको बैलेंस करता चलेगा। तो फ्रिक्शन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा तभी एफ कॉस थीटा भी मैक्सिमम होगा, और तब इस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम फोर्स मिल चुकी होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे इधर लग गया, उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि परमिसिबल है। अब इसके बाद अगर हम वेलोसिटी को और बढ़ाएंगे, सपोज हम इस वेलोसिटी को अब उसके बाद अगर और बढ़ाएंगे, तो अब इधर की तरफ एक नेट फोर्स फिर मिलने लगेगी, और उस वजह से फिर तुम्हारा मोशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तभी v की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। ये मैंने दो तीन बार बोल दिया, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू एन कॉस थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अब y डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल करो, तो लिखोगे n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और f मैक्सिमम पर लग रहा है एम जी प्लस म्यू नॉर्मल साइन थीटा। ये तुम आराम से लिख सकते हो। तो पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं, और इसमें हम एक काम करते हैं, नॉर्मल को कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर बाय आर। फिर ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इसमें एक काम करते हैं कि इस म्यू साइन थीटा वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे और फिर एन कॉमन लेंगे। तो एन के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये क्वेश्चन नंबर वन हो गई। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गई। वन डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा, पहले एलएचएस लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इधर, और इधर m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा v मैक्स का स्क्वायर और नीचे बचेगा r बाय आर जी। तो हम लिखेंगे v मैक्स का स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर बचेगा तुम्हारा वन प्लस म्यू, सॉरी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v मैक्स का स्क्वायर बाय आर जी। तो v मैक्सिमम वैल्यू जो तुम्हारी आएगी वो होगी आर जी, सॉरी रूट ओवर आर जी इंटू में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन वन माइनस म्यू tan थीटा। तो इस तरीके से तुम मैक्सिमम v की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बात करेंगे मिनिमम की, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसी डायग्राम को कॉपी ले लेता हूँ यार, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा अपना, ठीक है ना। ये डायग्राम हो गया अपना इसी में। तो लॉजिक में तुम्हें पहले समझा चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, ये फ्रिक्शन को हटा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन का आप डायरेक्शन बदलने वाले हैं। अरे यार ग्रीन वाला हट नहीं पाएगा, चलो छोड़ जानते हो, हटाओ, ठीक है, समझ जाना। इसको पर्पल कर देता हूँ फिर से, ठीक है। तो अब वही बात है फिर से। अब हम क्या कर रहे हैं कि v की हम वैल्यू को घटा रहे हैं, रूट ओवर जी आर tan थीटा पर ये इक्विलिब्रियम था, अब v को घटाएंगे तो v की एक मिनिमम वैल्यू परमिसिबल होगी। तो v को अगर हम घटाएंगे तो इधर की तरफ नेट फोर्स आती जाएगी, तो अब हमें फ्रिक्शन ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आए। और जब ये अपनी मैक्सिमम पर इसके साथ मिल जाएगा तब जो वैल्यू होगी
वही वैल्यू होगी वी की मिनिमम। अगर उससे भी वी को कम करोगे तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगकर और इसको मिला कर भी इससे कम रह जाएगा, और इधर की तरफ एक नेट फोर्स आ जाएगी, और फिर उसके बाद तुम्हारा मोशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है, पहले तो हम फ्रिक्शन लिखते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा। तो अब इससे कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा एक, ये एंगल थीटा है, तो इसको लिखेंगे एफ कॉस थीटा। ये होगा तुम्हारा एफ साइन थीटा। तो अब हम मिनिमम के लिए अगर हम कह रहे हैं फॉर वी मिनिमम, हम कहेंगे कि एन साइन थीटा, पहले हॉरिजॉन्टल में लिख रहा हूँ फोर्स, इज इक्वल टू एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर प्लस फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम पे लग जाएगा, यानी कि म्यू नॉर्मल कॉस थीटा। ठीक है। और दूसरा वाई डायरेक्शन में लिखेंगे एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल कॉस थीटा, यानी कि म्यू नॉर्मल कॉस थीटा, है ना। सॉरी, एफ साइन थीटा, सॉरी म्यू नॉर्मल साइन थीटा है, बेसिकली फ्रिक्शन साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, प्लस एक और क्या है एन कॉस थीटा। ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन लाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल को एक तरफ लिखता हूँ, अंदर लिखूंगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है भाई, और इधर बनेगा तुम्हारा एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाई आर। फिर इस इक्वेशन को लाते हैं, इसको फर्स्ट बोल दूंगा। यहाँ पर फिर वही एन कॉमन लो, तो अंदर लिखोगे साइन थीटा, सॉरी म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। फिर से वही 1/2 करो इजिली, तो तुम लिखोगे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम का स्क्वायर बाई आर जी। ठीक, फिर से वही कॉस से डिवाइड करते हैं, तो हम लिखेंगे ऊपर tan थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू वी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ से तुम वी मिनिमम की वैल्यू लिख सकते हो रूट ओवर आर जी इंटू में tan थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1। एक बार चेक कर लूँ आंसर सही है ना दोनों। ठीक है, तो ये वैल्यू भी एकदम सही है, तो वी मिनिमम की ये वैल्यू आ जाएगी। जो लॉजिक मैंने समझा दिया, आंसर तुमने देख लिया, बाकी ये रटने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, एक तो इसमें क्वेश्चन ही कम आते हैं, ऊपर से अगर तुम्हें लॉजिक पता है तो तुम 2 मिनट में इसको डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो अब वी की परमिसिबल वैल्यूज क्या है, वी मिनिमम से वी मैक्स है। तो अगर तुम इस रेंज में गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारी बिना स्लिपिंग के गाड़ी निकल जाएगी, अगर फ्रिक्शन वाली रोड है तो। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन वाली, आ, हाँ सॉरी, रफ रोड है बेसिकली, जिसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसमें ये परमिसिबल वैल्यूज हो गई। बट अब तुम यहीं पे देख लो, म्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो दोनों में तुम्हें रूट ओवर जी आर tan थीटा मिल जाएगा। तो देख सकते हो, अगर म्यू 0 फ्रिक्शनलेस रोड है तो वी मिनिमम तुम्हारी कितनी निकलेगी, अगर म्यू इक्वल टू 0 कर दूं मैं, तो रूट ओवर जी आर tan थीटा। और मैक्सिमम वाले पर भी आ जाओ, इसमें भी ट्राई कर लो कि अगर म्यू 0 करोगे, ये तुम्हारा आएगा रूट ओवर जी आर tan थीटा। तो अगर यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर फ्रिक्शनलेस रोड है तो एक ही वैल्यू परमिसिबल है, मिनिमम भी वही है मैक्सिमम भी वही है, वैल्यू ही वही है रूट ओवर जी आर tan थीटा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात कि अगर बैंक्ड रोड है तो बिना फ्रिक्शन के भी तुम टर्न कर सकते हो कार को, बट अगर अनबैंक्ड रोड होती तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे, फिर तो स्लिपिंग ही स्लिपिंग होनी थी। ठीक है, तो ये बैंकिंग की इंपॉर्टेंस है कि पहली तुम्हारी जो है क्या कहते हैं, एक रेंज ऑफ वेलोसिटी तुम्हें मिल जाती है टर्निंग के लिए, और दूसरा तुम बिना फ्रिक्शन के भी रोड पे गाड़ी टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी। बैंकिंग में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, और इस पे ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, यही वी मिनिमम वी मैक्सिमम ये सब चीजें निकालने के। तो ज्यादा क्वेश्चन इस पे रोडोप में भी है नहीं, पीवाईक्यूज में भी एडवांस के आज तक आए नहीं है, जेई मेन में 1 1 मिनट के क्वेश्चन है, यही डायरेक्ट इसी पूरी थ्योरी पर सारे क्वेश्चन है यार, ये कर लिया तो सब हो ही गया है ऑलमोस्ट। और अपने पास वैसे भी टाइम कम है, तो जेई मेन क्वेश्चन में 1 मिनट 1 क्वेश्चन सीरीज में तुम्हें करा दूंगा, तो उसमें देख लेना। बाकी तुम अपने आप से चाहो तो थोड़े बहुत कर सकते हो, बाकी एडवांस पे इस पे खास क्वेश्चन आए नहीं है आज तक। और उसके अलावा एरोडोप में भी इस पे क्वेश्चन नहीं है, तो इसको अब हम थ्योरी समझ ली तुमने तो इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका एक भाई टॉपिक है जो कि साथ में आता ही आता है, मतलब इसी के साथ पढ़ाते हैं सब, तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ, लास्ट टॉपिक है वो। ठीक है, बॉल प्रॉब्लम। तो बॉल प्रॉब्लम जो है तुम्हारी
उनको भी देख लेते हैं किस तरीके से टैकल करते हैं। वो भी इसी तरीके की होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं यार, है ना। तो बोल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सपोज एक तुम्हारे पास इस तरीके का बाउल गिवन है। ठीक है, पहले बना लेते हैं। मिनट यार, पहले प्रॉपर बना लिया जाए। ठीक है, सपोज इस टाइप का तुम्हारे पास एक बॉल गिवन है। ठीक है, अब इसकी मैं एक एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये इसका प्लेन हो गया और एक ये इसकी, ये हमने बना लिया एक्सेस। ठीक है, तो डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, इस तरीके से। तो सपोज, है ना, एक मिनट, इसकी जरा मैं एक वो ले लेता हूँ। सपोज तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जो कि किसी पॉइंट पर तो यहाँ पर रखा है। ठीक है, एक मिनट, किसी एक पोजीशन पर है, और ये पोजीशन सपोज इसको मैं ओ से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ से कुछ हाइट एच पर है। ठीक है, तो ये तुम्हारी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है। तो अब इस पर जरा मैं फोर्सेस अगर देखूं। ठीक है, ठीक है, तो एक इस पर वेट लग रहा है इसका mg। इसके अलावा एक इस पे होगा नॉर्मल। ठीक है, बैंकिंग जैसा ही सिस्टम है। तो पहला केस है कि बाउल रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 0 है, फर्स्ट केस। अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो बस यही दोनों फोर्सेस हैं, है ना। तो अब एक काम करता हूँ, ये बताओ कि इस केस में क्या ये बाउल स्टेशनरी रह पाएगा। तुम खुद सोचो। तो इसका आंसर तुम्हें मेरे ख्याल से पता होगा कि क्योंकि यही दोनों फोर्सेस हैं, तो इसके अगर तुम कंपोनेंट लेते हो तो ये किधर आएगा। ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एम जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा एम जी साइन थीटा। तो इस केस में हुआ क्या यार कि तुम्हारे इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है ना। तो अगर ये रोटेट भी नहीं कर रहा और यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन होता तब तो ये रुकने की एक चांस होती। ठीक है, बट फ्रिक्शन भी नहीं है और ओमेगा भी 0 है ना। तो ये हमारा जो पहला केस है इसमें ओमेगा 0 एंड म्यू इज ऑल्सो 0, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है। तो इस केस में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये पार्टिकल कांट बी एट रेस्ट लिख सकते हो। पार्टिकल कांट बी एट, ठीक है, तो ये इधर की तरफ आएगा ही, नीचे की तरफ वो दिख रहा है तुम्हें। तो एफबीडी से भी हमने समझ लिया। सेकंड केस, सेकंड केस में बोल रहा है कि म्यू तो तुम्हारा अभी भी 0 है। ठीक है ना, बट इसको अब हमने किसी ओमेगा से रोटेट कर दिया विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, इस पर फोर्सेस जो आएंगी वो एक तो हो जाएगी तुम्हारी वेट mg। ठीक है, उसके अलावा एक हो जाएगा तुम्हारा ये नॉर्मल। ठीक है, फिर वही नॉर्मल के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, सॉरी नॉर्मल के नहीं, इसके लेते हैं। इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक तुम्हारा आएगा ये mg cos थीटा, और एक तुम्हारा आएगा mg sin थीटा। तो ये तो अभी पिछले सिनेरियो जैसे ही दिख रहा है, बट अब क्योंकि हमने इसको ओमेगा से घुमाया है तो एक हमारे पास ये फोर्स भी आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगी तुम्हारी एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर ठीक है एम आर ओमेगा स्क्वायर ही बोल देते हैं। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर एक और फोर्स आ गई। तो इसके भी अब तुम्हारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो एक आएगी तुम्हारी इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर, और अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। और एक आएगा इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो इस केस में भी फ्रिक्शन नहीं है अभी। ठीक है, बट क्या ये रेस्ट पर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर ये एम जी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर हो जाए तो इधर बैलेंस आउट हो जाएगा, और उसके अलावा तुम इधर भी बैलेंस कर सकते हो कि नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो ये पार्टिकल रेस्ट पर हो सकता है। इस केस में क्या कंडीशन होगी वो तुम खुद देख लो। ठीक है, यही पूछी जा सकती है। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट, पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट।
या कैन बी एट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो तो ठीक है। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, फोर्सेस इक्वेट कर लेना, ठीक है, बस इन दोनों को इक्वेट करना है और यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। तो इतना सही है। तो इसमें तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं। हम्म, तो थर्ड केस है तुम्हारा कि अब तुम्हारे पास ओमेगा भी है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक फ्रिक्शन भी है, यानी कि यहाँ पे म्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप फोर्सेस क्या क्या होंगी, एक तो इसका आएगा वेट, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल को मैं सीधा कंपोनेंट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम बचेगा, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। इसके अलावा तुम्हारा ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर आया था, इसके हमने दो कंपोनेंट लिए थे, उनको भी अब मैं सीधा कंपोनेंट में दिखा रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। तो इधर जो तुम्हारा कंपोनेंट आया था, एक मिनट, नॉर्मल को मैंने क्यों कंपोनेंट में दिखाया भाई, एक मिनट सॉरी, इसको हटा देते हैं नॉर्मल को, तो क्योंकि हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं ना, रेडियल और टेंजेंशियल में, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल तो ऐसे ही आएगा, एक मिनट फिर से बना देता हूँ, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। उसके अलावा वेट के हमने जरूर कंपोनेंट लिए थे, तो मैं अब उसको सीधा कंपोनेंट में लिख रहा हूँ। पिछले फिगर से तुम देख लेना, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। फिर उसके बाद हमने बोला था कि अगर यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर एक फोर्स है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर हमने लिया था, जो कि आया था तुम्हारा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और एक आया था तुम्हारा इस डायरेक्शन में, जो कि था तुम्हारा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और अगर अब फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन या तो नहीं एक्ट करेगा, तो उसके लिए अगर ये दोनों इक्वल हो गए, तुम्हारे एन जी साइन थीटा और एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अगर इक्वल हो गए, तो फ्रिक्शन तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तुम लिख सकते हो कि इफ एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर एम जी साइन थीटा तुम्हारा ज्यादा हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के, तो तुम्हारा फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, एम जी साइन थीटा अगर ज्यादा हो गया, तो फ्रिक्शन तुम्हारा इधर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ताकि बैलेंस आउट कर सके चीजों को। तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। और अगर एम जी साइन थीटा तुम्हारा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा से कम होगा, यानी कि अब तुम्हारा ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा भारी पड़ रहा है, तो फ्रिक्शन को इधर लगना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अलोंग एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, ठीक है। और वो कितना करेगा वो तुम्हारी इन वैल्यूज पर भी डिपेंड करता है, कि तुम्हारा ओमेगा क्या है, तुम्हारा थीटा क्या है, और ये सारी चीजें मास वास सब मिला करके फिर तुम वहां से जैसा क्वेश्चन दिया होगा उस तरीके से सॉल्व कर लोगे। बाकी बस तुम्हें इतना समझना है कि यहाँ पर तीनों चीजें हो सकती हैं अगर फ्रिक्शन और रोटेट दोनों कर रहे हो तुम। तो अगर सिंपली वही वाले जो सबसे पहला केस है, जैसे तुम्हारा ये है पहला केस जो हमने देखा था, जिसमें तुम्हारा फ्रिक्शन नहीं था और ओमेगा भी जीरो था, है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता था। जो हमने सेकंड केस देखा था जिसमें ओमेगा नॉन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है, तो उसमें हमने एक कंडीशन निकाली थी जहाँ पर एम जी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर था, तभी वो चीज हो पा रही थी। तो अगर वही चीज यहाँ पर भी होगी, तो फ्रिक्शन अगर हो भी, अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तो भी तुम्हारा फ्रिक्शन इसमें जीरो होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं ना फ्रिक्शन की, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। बट अगर अब इसमें से एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया, तो फ्रिक्शन इधर इसके साथ लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के साथ लगेगा। और अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ज्यादा हो गया, तो तुम्हारा फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के साथ लगेगा, ताकि नेट फोर्स को बैलेंस आउट कर सके और ये पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पर रेस्ट में रह सके। तो जैसा क्वेश्चन दिया होगा उस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे। तो इस पे भी कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है, इसी तरीके की बस इसी थ्योरी को तुम्हें ध्यान में रखना है और तुम इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो आई होप जितना तुम्हें बताया आज समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन खत्म होता है। ये लास्ट टॉपिक थे जो सर्कुलर मोशन में हमारे रह रहे थे, जो कि तुम्हारे बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स और बाउल प्रॉब्लम से। तो आई होप जितना बताया तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें डाउट आया था। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।